वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म ऑफ सिविक्स क्लास 10। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड इस चैप्टर के अंदर हम मेजरली जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे एंड फिर हम पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री फेडरल कैसे है, क्या क्या फेडरलिज्म होने के क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है वो यही है कि फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है। तो अगर हम इसे खुद से लिखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, क्योंकि दिस इज अ वन शॉट रिविजन वीडियो ऑल्सो फॉर यू, तो देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ फेडरल एंड इधर लिख देते हैं हम यूनिटरी। अगर मैं बात करूँ तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि दो से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। यूनिटरी में क्या है, एक ही लेवल है ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि आपका सेंट्रल वाला हो गया। ठीक है, फेडरल में पावर शेयरिंग होती है। ठीक है, पावर शेयरिंग होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट में कोई पावर शेयरिंग नहीं होती है, नो पावर शेयरिंग। एक एक एग्जांपल लिखाना फिर। फेडरल कौन सी है, इंडिया। यूनिटरी कौन सी है, श्रीलंका थी। अब क्या हुआ श्रीलंका का, वो आप मुझे कमेंट से बताओगे। ठीक है, तो देखो फेडरल एंड यूनिटरी। फेडरल में दो या दो से ज़्यादा लेवल्स होते हैं, यूनिटरी में सिर्फ एक ही लेवल होता है। ठीक है, एंड जो सब यूनिट्स अगर होते भी है तो वो सबऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आंसरेबल। आंसरेबल मतलब कि अगर जो सब यूनिट्स हैं उनको कोई भी काम करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले पूछता रहेगा, अरे महाराज जी हम ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो इस तरीके से अब अगर हम बात करें फेडरल की, तो स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पावर होती है, बट यूनिटरी में सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। फेडरल में आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट को ऑर्डर नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें खुद से पास कर सकती है ऑन ऑर्डर्स टू दी लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसी भी लेवल पे जो है आंसरेबल होती है लोगों को, और इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट्स है, इसमें बस एक ही चीज़ को क्या है, इलैबोरेट करा है कि सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूनिटरी एंड नॉट इन फेडरल। ठीक है, अब एग्जाम्पल है इंडिया इसका, और इंडिया और यूएसए, और इसका बेल्जियम भी है, वैसे तो बेल्जियम भी लिख सकते हो, और यूनिटरी का श्रीलंका है, और चाइना। चाइना क्यों है, चाइना में होती है कम्युनिस्ट पार्टी। भाई चलो आगे चलते हैं। अब अगर मैं फेडरलिज्म के फीचर्स की बात करूँ कि ऐसा फेडरलिज्म में क्या होता है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हाँ भाई फेडरलिज्म तो बड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो फेडरलिज्म का ऐसे क्या कौन से फीचर्स है। तो मैं बात करूँ पहले फीचर की, तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सिंपल बात है। ठीक है, और ये जो लेवल्स होते हैं ये गवर्न तो करते हैं सेम सिटीजन को, और इनका खुद का एक क्या होता है, जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है, इनका खुद का एक जुरिस्डिक्शन होता है। बेसिकली इनका एक खुद का एक एरिया होता है जिसके अंदर, जिसमें ये क्या है, रूल्स बनाएंगे। ठीक है, जुरिस्डिक्शन की जैसे इसी एरिया पे के ऊपर उनकी लीगल अथॉरिटी है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लीगल अथॉरिटी है कि भाई जो भी दूसरी कंट्रीज के साथ मीटअप हो गए है ना, उनमें वो उनका काम है कि अच्छा ये होगा वो होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो जुरिस्डिक्शन होती है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होती है। स्पेसिफाइड में कह रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है, जो कि कोई चेंज नहीं कर सकता। फॉर चेंज अगर आपको करना भी है तो आपको कंसेंट चाहिए होता है ऑफ बोथ लेवल्स। ठीक है, दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का क्या है, कंसेंट चाहिए होता है। 5वां, हमारी जो कंट्री है उसके अंदर जो जुडिशियरी है, इट प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो एक तरीके से एक अंपायर की तरह काम करता है, जो जितने भी डिस्प्यूट होते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में उनको देखता है और उनको सुलझाता है। तो कोर्ट्स के पास क्या होती है, पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की। ठीक है, कि जैसे अगर कभी आपने देखा कि भाई लेजिस्लेचर गवर्नमेंट को ज़्यादा ही पावर मिल गई है, तो जुडिशरी कहेगी कि नहीं 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 ये पावर हटाओ भाई, ज़्यादा हो रहा है इसका। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए। 6th पॉइंट इज कि सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू, कि भाई कौन सी पार्टी को कहाँ से पैसा आएगा, वो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है ताकि इनस्टेबिलिटी ना आए। ठीक है, ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बरकरार रहे। 7th पॉइंट, और इसी पॉइंट से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है कि फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट आर दोस डुअल ऑब्जेक्टिव? सबसे पहला, एक सेकेंड, देखो क्या पहला है कि टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट में एकता लानी है। ठीक है, सॉरी यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट नहीं, यूनिटी ऑफ कंट्री, सॉरी यूनिटी ऑफ कंट्री, लोगों के अंदर क्या है, एकता को लाना। ऑल्सो अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ये जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना कंट्री में, उसको एक साथ मिलजुट के क्या है
बरकरार रखना, अकोमोडेट करना एंड सेफगार्ड और प्रमोट करना यूनिटी ऑफ द कंट्री को। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, अकोमोडेट कैसे होगा? जैसे लोकल अगर आपने गवर्नमेंट बना ली, अब वो क्या है, छोटे मोटे चीज़ों को भी क्या है देख पा रहा है, तो अकोमोडेशन तो हो रहा है। अब अकोमोडेशन हो रहा है तो यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट यूनिटी ऑफ कंट्री तो क्या है, हो ही रही है। तो डुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए? पहला टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड दूसरा है टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो गवर्नमेंट जो है डिफरेंट लेवल्स पे एग्री करती है पावर शेयरिंग के कुछ रूल्स पे, एंड दीज टू एस्पेक्ट्स आर रियली रियली क्रूशियल फॉर फेडरलिज्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, बट जब आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको सारे ही पॉइंट्स लिख के आने हैं, ये सोच के छोड़ मत देना कि नहीं नहीं रहने देते हैं, 5 ही लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विच इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स या इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है क्या करती है, एक साथ मिलती है, एक साथ मिलके एक बिगर यूनिट फॉर्म करती है, तो उसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि लार्ज कंट्रीज डिसाइड करती है अपनी पावर को डिफरेंट सब यूनिट्स में क्या कर देना, शेयर कर देना, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में शेयर कर देना और लोकल गवर्नमेंट को शेयर कर देना। Then that is holding together फेडरेशन, कि छोटे छोटे यूनिट्स को क्या है एक साथ होल्ड करने की कोशिश करिए। एंड कमिंग टुगेदर में क्या है, एक साथ जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स आके क्या है एक ही बनना चाह रही है भाई, एक ही बिगर एरिया बन गया है। और इसमें क्या होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट होती है उनके पास इक्वल पावर होती है, और मेन एम जो होता है फेडरेशन का वो यहाँ पे होता है टू पूल देयर सोवरेनिटी एंड मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। तो क्या बेसिकली हो रहा है कि सोवरेनिटी जो है बढ़ रही है, और क्या हो रहा है कि उनकी जो सेपरेट आइडेंटिटी है वो मेंटेन रह रही है ताकि सिक्योरिटी बढ़े। तो बेसिकली सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया इसका एग्जांपल है। होल्डिंग टुगेदर में इंडिया और बेल्जियम है इसका एग्जांपल। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज जो है ज़्यादा पावरफुल होती है, एंड इस टाइप की फेडरेशन में ये जो चीज़ें हैं ना, आइडेंटिटी का मेंटेन करना और सोवरेनिटी, ये सब चीज़ें जो है नहीं होती है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर में, जिसके अंदर आई वुड प्रेफर यू टू राइट एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। यू आर डन। ये वाला अगर नहीं याद हो रहा है तो मत लिखना। आगे चलते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। अच्छा भाई फेडरलिज्म के तो पॉइंट्स पढ़ लिया, अब ये बताओ कि इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है। इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो पावर्स है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर्ड है ना। जैसे आपका यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। दूसरा पॉइंट कि दोनों में क्या है, इंडिया में क्या है, फेडरल कंट्री है, क्योंकि इंडिया तो जो ये यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई है कि भाई इन्हीं सब्जेक्ट्स पे ही ये वाली पर्टिकुलर गवर्नमेंट क्या है काम करेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूनियन लिस्ट की, अच्छा पहले ये पढ़ लो, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है। इंडिया का 3 टायर सिस्टम है, डिफरेंट टायर का एक अलग जुरिस्डिक्शन है। बेसिकली जो अभी हमने पढ़ के आया ना, अभी हम जो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म उनको ही बता दो कि भाई ये हाँ ये होता है इंडिया में, हाँ ये होता है इंडिया में, ये होता है इंडिया में। उसके बाद उनका जो है खुद का एक जुरिस्डिक्शन है तो उसमें क्या क्या है, एक यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट एक स्टेट है, और एक ही रेजिड्यूरी पावर। इन्हें हम रेजिड्यूरी सब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि यूनियन लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। जैसे कि इसके अंदर आपका बैंकिंग आता है या फॉरेन अफेयर्स आते हैं कि फॉरेन अफेयर्स क्या हो रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट की बात आती है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट की बात आती है, एनडी लिख दूँ, एनडी। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट की बात आती है। ऑन दी अदर हैंड स्टेट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट लिस्ट में वो चीज़ सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे स्टेट जो है काम करती है। इसके अंदर आपका डिफेंस आ गया, नहीं डिफेंस इसमें नहीं आएगा, आई डोंट थिंक सो कि इसमें डिफेंस आता है। वैसे आपकी बुक में डिफेंस मेंशन ही नहीं है तो रहने ही दो। पुलिस आ गया, ट्रेड आ गया कि कैसे ट्रेडिंग वेडिंग चलनी है, एग्रीकल्चर आ गया, है ना। कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों काम कर सकती है, जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, इन सब चीज़ों पे, एजुकेशन हो गया, इन सब पे क्या है दोनों गवर्नमेंट काम कर सकती है। एंड रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स जैसे कि हमारा आईटी हो गया, ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आया, तो इनके ऊपर कौन सी गवर्नमेंट काम करती है, यूनियन गवर्नमेंट। सो दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ कि हमारा इंडिया जो है बहुत ज़्यादा फेडरल भी है, क्योंकि इंडिया में क्या है कुछ स्टेट्स तो स्पेशल पावर इंजॉय करती है, तो इसलिए वो क्वासी फेडरल है।
क्वासी फेडरल, ठीक है। वैसे आपका वर्ड है नहीं बुक में तो फिर याद मत तो करो, है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल पावर होती है यूनियन टेरिटरीज को चलाने में। अब कौन कौन सी स्टेट्स क्या है इंजॉय कर रही है पावर, जैसे कि आपकी असम है, जो भी आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये स्पेशल पावर एंजॉय करते हैं। कौन से आर्टिकल में? अंडर आर्टिकल 371, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का भी पहले हुआ करता था खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, अब नहीं है। तो इंडियंस जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं इन स्टेट्स के, सॉरी इन स्टेट्स की परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है, वो इन स्टेट्स में लैंड या घर नहीं खरीद सकते हैं। एंड कुछ इंडियन यूनियन के यूनियन टेरिटरीज कौन सी जगह है जिनको आप या एक तो साथ भी नहीं ला सकते, ठीक है, क्योंकि रीजनल डाइवर्सिटी है, और अलग से स्टेट भी नहीं बना सकते क्योंकि वो इतने बड़े नहीं है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है उनको रन करने के लिए। ओके, नाउ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि 2 मार्क्स में आता है एंड क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा छोटा मोटा सा कहीं पे ही लिखा हुआ है तो फिर बच्चे उसे पढ़ के नहीं जाते हैं, तो मैं बता देती हूँ। देखो भाई, सबसे पहले 2 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। पहला, 2/3 ऑफ मेजोरिटी दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में होनी चाहिए। अब इसे जो है रेटिफाई करना है बाय द लेजिस्लेचर्स विद एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, ठीक है। रेटिफाई मतलब कि लेजिस्लेचर जो गवर्नमेंट है उसको वापस से एक बार देखेगी, मतलब लॉ क्योंकि उसी ने ही बनाना है, तो वो जो है उसे रेटिफाई करेगी, ठीक है, बाय द लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। तो लेजिस्लेचर भी करेगी उसको, ठीक है। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर विद एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स की, मतलब हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स भी क्या है उस चीज़ को देखेगी एंड लेजिस्लेचर भी क्या है उस चीज़ को देखेगी, ठीक है भाई। अब 3 चीज़ें हैं हमारी कंट्री में जिसकी वजह से हम बढ़िया जो है फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि स्किप नहीं करनी है, विच इज़ जुडिशरी। जुडिशरी का क्या रोल है? कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाती है ये, ठीक है। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स, वो जो है ये संभालती है। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है रिसोर्सेज को रेज करने की बाय टैक्सेस को बढ़ा के, एंड इसके ऊपर जो है जुडिशरी क्या है, जो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको देखती है। आई होप सो दिस इज़ क्लियर, यहाँ तक कुछ मुश्किल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वाला पार्ट मत स्किप कर देना कि 2/3 ऑफ मेजॉरिटी दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में चाहिए एंड लेजिस्लेचर विद एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स हैज़ टू रेटिफाई इट। नेक्स्ट वी कम टू, अच्छा सीधा डिसेंट्रलाइजेशन आ गया, ये खुद ही समझाना पड़ेगा। चलो भाई, लिंग्विस्टिक स्टेट। अब लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है कि भाई लैंग्वेजेस के बेसिस पे, है ना, क्या कर रहे हैं हम, स्टेट्स डिवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज है जो कि इस वजह से बनी है, जैसे कि नागालैंड है, यूके है, यूके यानी कि उत्तराखंड मैं उत्तराखंड है, ये यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, झारखंड है। क्या हो रहा है ये तीनों स्टेट्स में? क्या है, लैंग्वेज के बेसिस में, कल्चर के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे क्या किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने आज भी क्या है डिमांड करी थी, ठीक है। कुछ नेशनल लीडर्स को ऐसा फेस लगा था, मतलब फियर हुआ था, उनको फियर हुआ था कि शायद से ऐसा करने से इंस्टेबिलिटी आएगी हमारे कंट्री में एंड हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। बट एक्चुअल में ये फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट को करने से क्या हुआ, अच्छा आउटकम आया कि हमारी कंट्री और भी ज़्यादा यूनाइटेड हुई, मतलब जो सोचा था उसका उल्टा हुआ, यूनाइटेड हुई। ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशन अब ईजी हो गया था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है अब ईजी हो गया। अब जैसे क्या हो गया कि भाई अगर मान लो कि कोई ऐसा इलेक्शन होता है, जैसे आपके किसी भी स्टेट में इलेक्शन होता है जिसके अंदर 4-5 काइंड ऑफ लोग हैं जो कि लैंग्वेजेस अलग अलग बोलते हैं, तो जब वहाँ पर जो लीडर है वो जाएगा अपनी बोलने कि हाँ भाई मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो, अब वो कौन सी लैंग्वेज में बोले भाई, वहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं बोलने वाले, है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है, उस चक्कर में ये लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई, सॉरी मैंने नीचे वाला पढ़ लिया। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या हुआ, बट गया। तो भाई पता है अब कि हाँ भाई मैंने नागालैंड जाना तो इसी भाषा में बात करना है, उत्तराखंड जाना तो उत्तराखंड वाली भाषा में बात करनी है। दिस मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर एंड ऑल्सो यूनिटी को उसने बढ़ा दिया। नेक्स्ट वी कम टू लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब लैंग्वेज पॉलिसी में क्या था कि भाई हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत सारी, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट वर्ल्ड की, दिस इज़ द वन ऑफ द कंट्रीज जिनके इतनी सारी लैंग्वेजेस है, इतनी सारी। तो पहले देखो, पहले क्या है,
हिंदी सिर्फ 40% लोगों की मदर टंग है। हमें लगता है कि हाँ भाई हमारे पूरी कंट्री में हिंदी बोली जाती है, बट नहीं, हिंदी सिर्फ 40% लोगों की मदर टंग है, ठीक है। चाहे लोग बोलते हैं बट 40% लोगों की ही सिर्फ मदर टंग है। हिंदी के अलावा बहुत सारी 21 और लैंग्वेजेस है जो कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की तरह मानी जाती है। 21 और लैंग्वेजेस है जिनको माना जाता है कि हाँ ये क्या है, शेड्यूल लैंग्वेजेस है। तो अब किसी एग्जामिनेशन में भी कैंडिडेट क्या है, क्या कर सकता है कि किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम जो है दे सकता है। और स्टेट्स की भी अब खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है, बन चुकी है। ऑल्सो कभी एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में 1965 में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1965 में इंग्लिश का जो यूज़ है उसे स्टॉप कराया गया था। बट फिर बहुत नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने क्या किया, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु ने एक मूवमेंट करी, ठीक है, जिससे उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमें तो इंग्लिश का यूज़ भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को इंग्लिश अच्छे से आती थी, चाहे हिंदी ना आती हो बट इंग्लिश जो है आती थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई ये जो हिंदी है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया तो गया बट वो चला नहीं, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि सिर्फ 40% लोग ही तो हिंदी बोल रहे हैं, है ना भाई, 40% लोगों की सॉरी मदर टंग है, ठीक है। तो दिस हेल्प्ड आवर कंट्री टू अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन इन विच श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ, ठीक है। तो हमारी इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी हुई, मतलब हमारी कंट्री ने क्या है, अगर कोई कह रहा है कि नहीं ये मत करो वो मत करो, तो उन्होंने मान लिया, ठीक है, अपनी जिद पे नहीं अड़े रहे। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो पहले क्या होता था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता कि सेम पार्टी जो है रूल करती थी सेंट्रल में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते थे, है ना। बट अब ऐसा नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पहले क्या करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज करती थी स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करने के लिए। बट ये जो है अब चेंज हो गया है 1990 के बाद, क्योंकि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ रही है और कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है। क्या बन रही है, कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है। ओहो, तो कोलिशन गवर्नमेंट बनने से क्या हो रहा है भाई, कोलिशन गवर्नमेंट बनने से क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में है वही काफ़ी सारे स्टेट्स में होती थी, तो क्या होता था पावर मिसयूज होती थी, है ना, मिसयूज होती थी पावर। तो फिर क्या हुआ कि कोलिशन गवर्नमेंट बनने से अब एक गवर्नमेंट जो बन रही है उसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, है ना। तो उससे क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिली, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। भाई स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, अपनी पावर्स को जो है देना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा क्या है फायदा हुआ है। लास्ट टॉपिक बट नॉट एट द लीस्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स के बनते हैं ना, 5 मार्क्स के बनते हैं। जब आपने पावर ले ली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में और उसको क्या किया, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया, तो उसको बोल दिया डिसेंट्रलाइजेशन। अब 1992 में, ध्यान से सुनना, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और बोला गया कि भाई अब हम बनाएंगे एक थर्ड टायर। डेफिनेशन क्या है भाई डिसेंट्रलाइजेशन की, जब पावर आपने ले ली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से और उसे लोकल गवर्नमेंट को दे दिया। ये मैंने बता दिया आपको, कुछ है नीचे, हाँ भाई। तो यूनियन गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट बन गई। लोकल गवर्नमेंट के नीचे और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज बन गई, ठीक हो। अर्बन एरियाज से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, नगर पंचायत है। रूरल एरियाज में पंचायत है। अब रूरल एरियाज की अगर मैं बात करूँ ना, तो रूरल एरियाज में आपका पंचायत का देखो, सुनो ज़रा, एक विलेज है आपका, ठीक है, क्या होता है, एक विलेज है आपका। अब हर विलेज की एक होती है ग्राम पंचायत, हर एक विलेज की क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, और उसका एक सरपंच होता है, ठीक है, एक होता है सरपंच उसका, ठीक है। अब ये जो ग्राम पंचायत होती है ना, इसे इलेक्ट तो विलेज वाले लोग ही करते हैं। अब क्या होता है कि जो ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा सुपरवाइज करती है इस ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत को सुपरवाइज करती है ग्राम सभा। अब ऐसे ही काफ़ी सारी ग्राम पंचायत को अगर आपने ग्रुप कर दिया तो आपकी वो बन जाएगी पंचायत समिति। फिर आपकी बन गई पंचायत समिति, और इन पंचायत समिति को, ठीक है, बहुत सारे मंडल को क्या कर दिया, एक साथ जोड़ दिया, तो वो आपका बन गया जिला, ठीक है, जिला बन गया, जिला परिषद बन गया, ठीक है। एंड इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वही पॉलिटिकल हेड होते हैं, ठीक है भाई, दिस इज डन। ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो है अर्बन एरियाज में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज है, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, चेयरपर्सन, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन क्या है, पॉलिटिकल हेड होता है।
और म्युनिसिपल चेयरपर्सन को हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है जिसे हम कहते हैं मेयर। तो पॉलिटिकली जो म्यूनिसपैलिटीज़ के जो ऑफिसर होते हैं उन्हें हम कहते हैं, चेयरपर्सन को कहते हैं हम मेयर। तो दिस इज आई होप सो क्लियर कि पंचायत बनती है जिन्हें आपका ग्राम सभा सुपरवाइज करता है, और ये पंचायत मिलकर बनाती है पंचायत समिति, और ये समिति जो है मिलकर बनाती है जिला परिषद। चलो आगे चलते हैं। दिस इज व्हाट दे आर। अब डिसेंट्रलाइजेशन के 5 की फीचर्स होते हैं। पहला, नाउ इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू होल्ड इलेक्शंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, होल्ड इलेक्शन करना क्या इंपॉर्टेंट हो गया है। अब SCs, STs और OBCs, इन सब के लिए क्या है, सीट रिजर्व करी गई है। 1/3 ऑफ द सीट जो है वुमेन के लिए है, 1/3 जो सीट है वो वुमेन के लिए है। 4th, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनती है, ठीक है, जो कि इस इलेक्शन को हेल्ड कराती है, और स्टेट जो है अपनी काफ़ी सारी पावर्स जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे देती है। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो कि कंडक्ट करता है पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन। बेसिकली ये इसका काम है कंडक्ट करना इलेक्शंस को, ठीक है। और ये जो मैंने बोला ना, स्टेट जो है लोकल गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स और रिवेन्यू भी जो है देती है। रिवेन्यू मतलब पैसा, ठीक है। तो दिस नेचर ऑफ शेयरिंग, की कितना शेयर होगा वो आप पे डिपेंड करता है। आई होप सो दिस इज क्लियर। दिस वॉज ऑल योर चैप्टर। आई होप दिस वॉज रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू। मुझे तो बहुत मज़ा आया आपको ये पढ़ा के। ऑल्सो डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ मेरिट्स से मैंने आपको लिखवाए हैं क्या, ओके देख लो। पहला, लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आर बेस्ट सॉल्व्ड एट दी लोकल लेवल। बहुत सारे चीज़ों को क्या है, लोकल लेवल पे जो इश्यूज होते भी ना, मतलब ज़्यादातर लोग ना उन पे ध्यान देते हैं, उनके बारे में भी बात क्या होती है, वो हो जाती है। लोगों को बेटर नॉलेज पर मिलती है, लोकेलिटीज़ में प्रॉब्लम्स जो रही है उनको बेटर आइडियाज़ मिलते हैं कि कहाँ पर मनी को स्पेंड करना है और थिंग्स को कैसे मैनेज करना है। लोकल लेवल पे देयर इज़ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, कि डायरेक्टली लोग क्या है पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। बट इसके क्या डीमेरिट्स है कि एडिक्वेट रिसोर्सेज का लैक हो रहा है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अभी तक क्या है, ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। इलेक्शंस जो है रेगुलरली हेल्ड होते हैं, बट ग्राम सभा मीटिंग्स आज भी क्या है, रेगुलरली हेल्ड नहीं हो रही है। इलेक्शंस तो हो रही है टाइम पे, बट जो मीटिंग्स है ना वो नहीं हो रही है, और एडिक्वेट रिसोर्सेज भी हमारे पास क्या है, नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो है बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आज भी। तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। बहुत अटेम्प्ट्स करने के बाद भी ढंग से जो है चीज़ें नहीं हो पा रही है। आई होप सो दिस चैप्टर वाज क्लियर फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थोड़े से क्वेश्चंस भी इसमें से, व्हाट वाज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट एड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ A and B होगा इसका आंसर। इट इज़ वेरी सिंपल to make changes in the basic structure of the constitution. Both the houses have power to amend the constitution independently. तो भाई easy simple तो नहीं होता है चेंजेस बनाना, तो इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा, अच्छा वो ऑप्शन ही नहीं है, रुको रीजन पढ़ो। बोथ द हाउसेज हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंटली, नहीं, बोथ A and R आर फॉल्स, ठीक है, दोनों ही फॉल्स है। व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट आर इट्स फीचर्स। फेडरलिज्म आपको पता चल गया है, जब क्या होता है 2 यूनिट्स में पावर आप शेयर कर रहे हो या 2 से ज़्यादा यूनिट्स में कर रहे हो तो फेडरलिज्म होती है। फिर फीचर 7 जो बताए थे वो बता देना। ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। द फॉलोइंग, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। तो देखो भाई कोड्स दिए हुए इन्होंने, ए का किसके साथ होगा, A तो 3 के साथ है, तो यही वाला ऑप्शन कर दो सीधा। B का देख लो, एक्ट डिक्लेयर्ड सिन्हाला एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज, नहीं इसका तो 1956 होगा। एंड सिविल वॉर एंडेड इन श्रीलंका, भाई श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस, देखो A का होगा 3, B का होगा 1, C का होगा 2, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ है, तो यही तो था, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ ठीक है, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, और भी है भाई। स्टेट मेजर स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन, की रिजर्वेशन होगी वुमेन के लिए, और स्टेट इलेक्शन कमीशन बना, रेगुलर इलेक्शन हो गए लोकल गवर्नमेंट के लिए, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जो है कुछ पावर्स जो है शेयर करेंगी। वाई हैज फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया, विच 3 पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय इंडिया हैव एंश्योर्ड दिस सक्सेस। लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट, और सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, नाउ हाँ देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है सेंटर स्टेट रिलेशन। वैसे डिसेंट्रलाइजेशन भी आप मेंशन कर देना, ठीक है।
ऑल्सो बस चलो ठीक है खत्म. सो आई होप सो दिस वॉज क्लियर एंड दिस वॉज अ फन वीडियो फॉर यू ऑल. वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब करेगा चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग. बाय बाय.